वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS नेटवर्क। आज हम लोग 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस से संबंधित एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज की जो प्रश्नों की प्रकृति है वह पूरी तरह से BPSC के समकक्ष है। तो आइए अब हम लोग टेस्ट सीरीज के इस डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश किरणों का रेटिना के आगे केंद्रित होना आवश्यक है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एक समान व्यक्ति के रेटिना में दो प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार यदि हम लोग देखें तो जो पहला नंबर ऑप्शन है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश किरणों का रेटिना के आगे केंद्रित होना आवश्यक है, तो यह गलत हो गया है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रकाश किरणों का रेटिना के आगे केंद्रित होने की बात इसमें कह रहा है, जबकि प्रकाश किरण सिर्फ रेटिना पर ही केंद्रित होते हैं। तो इस प्रकार दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा नंबर कि एक समान व्यक्ति के रेटिना में दो प्रकार की शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह भी गलत है। दो प्रकार की शंकु कोशिकाएं नहीं, दो प्रकार की प्रकाश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें जो पहला प्रकाश कोशिका है वह शंकु है और जो दूसरा प्रकाश कोशिका है वह छड़ है, जिसे इंग्लिश में रॉड कहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि बर्नौली सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि बर्नौली का जो सिद्धांत है वह किस नियम पर आधारित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का नियम आधारित है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत आसान है, डायनेमो द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य डायनेमो करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ इसका मूल कण दिए हुए हैं और दूसरे तरफ इसके खोज करता है। तो देखिए जो पहला है कि न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक इसकी खोज करता है, बिल्कुल सही है। आप लोग भी जानते होंगे कि 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, तो पहला नंबर सही हो गया। दूसरा, पाई मेसॉन एच युकावा, तो यदि पाई मेसॉन की बात करें तो पाई मेसॉन की खोज एच युकावा ने 1935 ईस्वी में की थी, अर्थात दूसरा भी सही है। और तीसरा, पॉजिट्रॉन इसकी खोज करता एंडरसन, यह भी सही है। 1932 ईस्वी में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। लेकिन जो तीसरा है नॉविक, इसकी खोज थॉमसन, यह गलत है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 युग्म सुमेलित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो वैल्यू होता है वह -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्वल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा किसी वस्तु में निम्न में से किन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात चारों सही हैं, क्योंकि देखिए ऊष्मा के कारण तापमान में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। दूसरा, ऊष्मा के कारण किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा, यह भी सही है। और तीसरा कि वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन होता है, यह भी सही है। और चौथा, विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बस में यात्रा करने वाला एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा निम्न में से किस कारण होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसी के कारण एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है। अब हम लोग थोड़ा न्यूटन की गति के नियम की बात करते हैं। तो न्यूटन का जो गति का नियम है, गति का नियम की जो अवधारणा है वह आइजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया
आइजैक न्यूटन की पुस्तक के नाम है प्रिंसिपिया। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया ने 1687 ईस्वी में गति के नियम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार कि एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और न्यूटन के गति के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में गति का नियम की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि दूरदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो रात्रि दूरदर्शी उपकरणों में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके अलावे रेडियो में भी अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है, टेलीविजन में भी अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है एवं टेलीफोन में भी अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, रात्रि दूरदर्शी उपकरणों के साथ साथ रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। और यदि रेडियो तरंगों की हम लोग आवृत्ति की बात करें, देखिए रेडियो तरंगों की यदि आवृत्ति की बात करें तो जो रेडियो तरंग की आवृत्ति है वह 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के मध्य में रेडियो तरंगों की आवृत्ति पाई जाती है। आप लोग इसे भी एडिशनल के रूप में याद रखिएगा कि रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी है, तो 3 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में रेडियो तरंगों की आवृत्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि तरंगदैर्ध्य में वृद्धि से माध्यम के अपवर्तनांक में भी वृद्धि होती है, और दूसरा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो देखिए यदि इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का दोनों स्टेटमेंट के आधार पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ केवल दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। क्योंकि तरंगदैर्ध्य में जब वृद्धि होती है तो इसमें अपवर्तनांक का जो मान है ना वह वृद्धि नहीं कम जाता है। तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होने से अपवर्तनांक का मान कम जाता है। और इसके अलावा यदि कुछ हम लोग एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ कह रहा है दूसरा नंबर कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। यह बिल्कुल सही है कि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वह न्यूनतम होता है। इसके अतिरिक्त जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है, यदि तरंगदैर्ध्य लाल रंग की बात करें तो जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है वह सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वह कम होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग यदि बात करें लाल रंग का अपवर्तनांक की, कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वह लाल रंग का अपवर्तनांक होता है वह कम होता है, और जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है वह अधिक होता है। तो तरंगदैर्ध्य का जस्ट ऑपोजिट है अपवर्तनांक। यदि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, और यदि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है तो जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है वह अधिक होता है। आप लोग इसे भी याद रखेगा। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणों की विशेषता नहीं है? तो देखिए यदि कैथोड किरणों की विशेषता की बात करें तो जो कैथोड किरणें हैं वह धनावेशित नहीं होती हैं, धनावेशित होती हैं, यह गलत है। बल्कि जो कैथोड किरणें हैं वह ऋणावेशित होती हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है कि सरल रेखा में कैथोड किरणें गमन करती हैं, बिल्कुल सही। तीसरा कि फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है, यह भी सही है। और चौथा कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, यह भी सही है। अर्थात जो कैथोड किरणें की विशेषता नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह धनावेशित होती है, गलत है। कैथोड किरणें मुख्य रूप से ऋणावेशित होती हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के स्थान पर सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अपकेंद्रन है, अपकेंद्रन वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना यह अपकेंद्रन का मुख्य रूप से उदाहरण है। और इसके अलावा जो वाष्पीकरण है वह चीनी और पानी के पृथक करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। उदर्पातन की यदि हम लोग बात करें तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण उदर्पातन की प्रक्रिया से किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी की सहायता से रक्त से विषैले पदार्थों का अलग किया जाना क्रोमेटोग्राफी की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है
कि मधुमक्खी के काटने पर मानव शरीर में होने वाली जलन निम्न में से किस अम्ल के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता है? तो देखिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग कारखाने की सफाई करने में नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को उनके पीएच मान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है मानव रक्त, दूसरा है दूध, तीसरा है कॉफ़ी और चौथा है संतरा। तो हम लोग सर्वप्रथम यहाँ समझ लेते हैं कि इनका पीएच मान कितना होता है। तो यदि मानव रक्त का पीएच मान की बात करें तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वह है 7.3 से 7.5 के मध्य मानव रक्त का पीएच मान होता है। इसी प्रकार से दूध का जो पीएच वैल्यू है वह है 6.4। कॉफ़ी का जो पीएच मान है वह है 4.5 से 5.5 के मध्य कॉफ़ी का पीएच वैल्यू है। और इसके अलावा संतरा का जो पीएच वैल्यू है वह है 3.5। अब इसके आधार पर इसे हम लोग कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करते हैं और इसे एक अवरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विधि द्वारा जलीय वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण किया जाता है? तो जलीय वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि की सहायता से किया जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ व्यापारिक नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसी से संबंधित रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो पहला संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही, दूसरा पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड यह भी सही है, और तीसरा गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह भी सही है, और चौथा चिली साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए, यह गलत है। जो चिली साल्टपीटर है वह पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बल्कि चिली साल्टपीटर होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है चिली साल्टपीटर, और जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसे नाइटर भी हम लोग कहते हैं। अर्थात जो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सिर्फ और सिर्फ केवल 3 युग्म सुमेलित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो चौथा नंबर है चिली साल्टपीटर और पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बल्कि सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते हैं। इस कारण जो 4th नंबर ऑप्शन है वह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से रासायनिक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो इसका पहला नंबर देखते हैं कि बर्फ का जलवाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, गलत। दूसरा, कांच का टूटना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, गलत। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। चौथा, अगरबत्ती जलाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी केवल 3 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि इनका अर्ध आयुकाल परिवर्तनशील होता है, यह सही है। और दूसरा कि इनका उपयोग रोगाणुनाशन के रूप में किया जाता है। एक मिनट, पहला कि इनका अर्ध आयुकाल परिवर्तनशील होता है, सॉरी यह गलत है। और दूसरा कि इनका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यह सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए औषधि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पेट की अम्लीयता को दूर करने में औषधि के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र है NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति का प्राकृतिक स्रोत है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली की यदि बात करें तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी एडिशनल के रूप में याद रखिएगा कि इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाएं की विशेषता है? तो यदि यूकैरियोटिक कोशिकाएं की विशेषता की बात करें तो पहला देख लेते हैं कि पूर्ण विकसित केंद्रक, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा, प्रोटीन निर्मित कोशिका भित्ति, यह गलत है।
तीसरा समसूत्री कोशिका विभाजन, यह भी सही है। और चौथा लिंग प्रजनन, यह भी सही है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 एवं 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं 22वां नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए अनुपस्थित होता है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि किस कोशिकांग में डीएनए अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोल्जी काय। अब हम लोग संक्षिप्त में इसे देख लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में अल्टमेन ने की थी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में अल्टमेन ने की। इसके अलावे जो हरित लवक है, यदि हरित लवक की हम लोग बात करें तो हरित लवक की खोज 1883 ईस्वी में विल्हेम शिम्पर, 1883 ईस्वी में विल्हेम शिम्पर ने हरित लवक की खोज की थी। और यदि गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में गोल्जी ने की थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में गोल्जी ने की थी। हरित लवक की खोज 1883 ईस्वी में विल्हेम शिम्पर ने की और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में अल्टमेन ने की। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार कि किस कोशिकांग में डीएनए अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोल्जी काय में डीएनए अनुपस्थित होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधों की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात एथिलीन हार्मोन पौधों की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है। अब हम लोग 24वां नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 24वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद गति से संपन्न होती है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, बैगनी रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह मंद गति से अर्थात धीरे धीरे संपन्न होती है। और लाल रंग की प्रकाश में, यदि लाल रंग की बात करें तो लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह तीव्र गति से संपन्न होती है। तो आप लोग इसे दोनों की याद रखिएगा, बैगनी रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद गति से संपन्न होती है, जबकि लाल रंग की प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह तीव्र गति से संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यीस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह एक कोशिकीय क्लोरोफिल रहित मृतोपजीवी कवक है, और दूसरा कि इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न चारों में से कौन से ऐसे घटक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 27वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप एवं जंतुओं के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात युगलिना को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में सही हैं? पहला जनन की अलैंगिक प्रक्रिया, दूसरा फूलों एवं फलों की अतिशीघ्र प्राप्ति, तीसरा संतति अपने जनक के समान और चौथा अनुकूलन की क्षमता अधिक। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल 1, 2 एवं 3। पहला सही है, दूसरा फूलों एवं फलों की अतिशीघ्र प्राप्ति यह भी सही है, और तीसरा संतति अपने जनक के समान होते हैं यह भी सही है, जबकि चौथा की अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है यह गलत है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 29वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। निम्न में से कौन सा युग? पहला उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादक ह्यूगो डी ब्रिज है, यह बिल्कुल सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा जैव विकास का सिद्धांत
चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह भी सही है। और तीसरा ओपेरॉन अवधारणा स्पेंसर, देखिए जो ओपेरॉन अवधारणा है वह स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि ओपेरॉन अवधारणा को जैकब एवं मोनोड द्वारा प्रस्तुत किया गया था ओपेरॉन अवधारणा को। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। और चौथा, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लैमार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी गलत है। इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो कालाजार है वह वायरस जनित रोग नहीं है। कालाजार मुख्य रूप से प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि कालाजार किस कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस एवं गलसुआ, ये जो तीनों रोग हैं वह वायरस जनित रोग हैं। चलिए अब हम लोग 31वां नंबर प्रश्न को रिमूव करते हैं। तो 31वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ दिया हुआ सवाल और दूसरे तरफ उनकी विशेषता दिया हुआ है। तो पहला है मैक्रोसिटीज, यह सबसे बड़ा सवाल है, यह बिल्कुल सही है कि मैक्रोसिटीज जो है वह सबसे बड़ा सवाल है, बिल्कुल सही। दूसरा क्लोरेला अंतरिक्ष सवाल, यह भी सही है। और तीसरा क्रायोफाइटिक सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल, इसे अभी हम लोग होल्ड रखते हैं। और चौथा है साइनोबैक्टीरिया नीलहरित सवाल, चौथा भी सही है, अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा कितने सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म सुमेलित हैं, पहला, दूसरा और चौथा। जो तीसरा नंबर युग्म है वह गलत है, क्रायोफाइटिक सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल नहीं है, यह गलत है बिल्कुल। जो क्रायोफाइटिक है वो जो वैसे सवाल हैं जो कि बर्फ पर उगते हैं, अर्थात तो बर्फ पर उगने वाले सवालों को क्रायोफाइटिक कहते हैं। और जो प्रश्न है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल है, तो यदि सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल की बात करें तो एसिटाबलेरिया, यह जो सवाल है वह सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल है, एसिटाबलेरिया। और क्रायोफाइटिक है और बर्फ पर उगने वाला सवाल है। एक बार संक्षिप्त में इसे हम लोग समझ लेते हैं। मैक्रोसिटीज सबसे बड़ा सवाल है, दूसरा क्लोरेला अंतरिक्ष सवाल है, बिल्कुल सही। तीसरा क्रायोफाइटिक, कि जो क्रायोफाइटिक है यह बर्फ पर उगने वाला सवाल है। और चौथा साइनोबैक्टीरिया नीलहरित सवाल है, बिल्कुल सही। सबसे छोटा एक कोशिकीय यदि सवाल की बात करें तो जो सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल है वह है एसिटाबलेरिया। एसिटाबलेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो जो फूल खिलाने वाला हार्मोन है वह है फ्लोरेजिन्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम लोग जिब्रेलिन की बात करें तो यह एक पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट जो साइटोकाइनिन है यह भी एक हार्मोन है, लेकिन यह जो हार्मोन है उसकी प्रकृति क्षारीय है। साइटोकाइनिन क्षारीय हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। लाइकेन निम्न में से किनके मध्य, 33वां नंबर प्रश्न है कि लाइकेन निम्न में से किनके मध्य परस्पर सहजीविता प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता प्रदर्शित करता है लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है, अवायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, यह गलत है। दूसरा, इसे वायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यह भी गलत है। और तीसरा, कि श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, यह सही है। अर्थात कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर केवल और केवल 3 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य फल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल नहीं है। तो देखिए, यदि सत्य फल की बात करें तो जो सहतूत है वह असत्य फल का उदाहरण है, और आम है वह सत्य फल है। इसके अलावा आम के अलावा कीवी, यह भी एक सत्य फल है। प्लम, यह भी एक सत्य फल है। नाशपाती, यह भी सत्य फल है। तरबूज, यह भी सत्य फल है। संतरा,
अंगूर, ये सब सत्य फल का उदाहरण है। कीवी, यह भी सत्य फल है। लेकिन यदि हम लोग असत्य फल की बात करें तो देखिए, असत्य फल का उदाहरण एक तो सहतूत हो गया, इसके अलावा लौकी, यह असत्य फल है। इसके अलावा ककड़ी, यह भी असत्य फल है। ककड़ी के अलावा यदि असत्य फल की बात करें तो स्ट्रॉबेरी, यह भी असत्य फल का उदाहरण है। जबकि आम, कीवी, प्लम, तरबूज, संतरा, अंगूर, ये सब सत्य फल का उदाहरण है। तो आप इसे याद रखिएगा, सत्य फल और असत्य फल। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन किया जाता है, और दूसरा, किसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो देखिए, यदि इस प्रश्न को हम लोग देखें, क्या कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सही है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन हिस्टोरिका प्लांटरम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात थियोफ्रेस्टस को हिस्टोरिका प्लांटरम नामक पुस्तक का लेखक माना जाता है। हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। और जो थियोफ्रेस्टस हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जबकि यदि जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो जो अरस्तु हैं वह जंतु विज्ञान का जनक हैं। आप इसे भी एडिशनल के रूप में याद रखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिस्टोरिका प्लांटरम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर संबंधी रोग हैं। तो देखिए, यदि न्यूरोट्रांसमीटर संबंधी रोग की बात करें तो पहला है पार्किंसंस, यह भी सही। दूसरा अल्जाइमर, यह भी सही। और तीसरा अवसाद है, यह भी सही। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर है तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक है, पाए जाने वाले रासायनिक संदेश वाहक। तो आप लोग इसे याद रखेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले रासायनिक संदेश वाहक हैं। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और न्यूरोट्रांसमीटर संबंधी पार्किंसन, अल्जाइमर और अवसाद, ये तीनों जो रोग हैं वह न्यूरोट्रांसमीटर संबंधी ही रोग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो 39वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। तो देखिए, पौधों के लिए यदि हम लोग दीर्घ पोषक तत्व की बात करें तो इस प्रश्न का सबसे पहले हम लोग आंसर समझ लेते हैं। तो मोलिबेडेनम जो है वह पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्वों में शामिल नहीं है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोलिबेडेनम। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि दीर्घ पोषक तत्व हैं पौधों के लिए और लघु पोषक तत्व हैं। यदि हम लोग दीर्घ पोषक तत्व की बात करें तो कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सब पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग लघु पोषक तत्व की बात करें तो लघु पोषक तत्व हो जाएगा आयरन, जस्ता, कॉपर, निकेल, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिबेडेनम और क्लोरीन, ये सब पौधों के लिए आवश्यक लघु पोषक तत्व हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सब पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला थैलोफाइटा, यह क्लोरेला इसका पादप है, बिल्कुल सही। दूसरा ब्रायोफाइटा, स्फेगनम पादप है, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा टेरिडोफाइटा, यह लाइकोपोडियम पादप का उदाहरण है,
यह भी सही है। और चौथा जिम्नोस्पर्म मार्केशिया, यह गलत है। यदि हम लोग थैलोफाइटा की बात करें तो जो क्लोरेला है वह थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्फेगफनम जो है वह ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, यह भी सही है, अर्थात ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल है, बिल्कुल सही। तीसरा लाइकोपोडियम जो है वह टेरिडोफाइटा वर्ग में शामिल है, यह भी सही है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वह जिम्नोस्पर्म एक आवृत बीजी का उदाहरण है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 41वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रति कृषक परिवार औसत मासिक आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेघालय। देखिए यह जो रिपोर्ट है कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यह जारी किया गया है NSO। इसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसे संक्षिप्त में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसके अनुसार जो प्रति कृषक परिवारों की औसत मासिक आय सर्वाधिक है वह मेघालय राज्य का है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेघालय राज्य। नेक्स्ट 42वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कतर में आयोजित पुरुषों के फीफा विश्व कप 2022 में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्टेफनी फ्राफाट। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को संपर्क रहित एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा सेवा प्रारंभ की। निम्न में से किस हवाई अड्डे पर अभी यह सेवा उपलब्ध नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। नेक्स्ट 44वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली जो पहली महिला है वो हैं लक्ष्मी सिंह। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हर घर गंगा जल योजना को प्रारंभ किया गया है? तो देखिए हर घर गंगा जल जो स्कीम है वह हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बुआंड के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए यह जो पुस्तक है वह हाल ही में सी रंगराजन द्वारा लिखा गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 20 में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर निम्न में से कितना हो गया है? तो देखिए मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 97 हो गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे निक्षय मित्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे निक्षय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि किसे निक्षय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दीपा मलिक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निक्षय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है। इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आज का सेशन था हमारा वो समाप्त हुआ। थैंक यू।